जय हिंद बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स कोच प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, क्लास 12 की हम लोग टॉपिक 10th जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सदिश वेक्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर हम फर्दर इस पर हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप प्यारे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले कॉन्सेप्ट से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है सदिश अर्थात वेक्टर के बारे में। कह रहा सदिश क्या होता है अर्थात वेक्टर क्या होता है। चलिए देखिए, सदिश वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, एवं दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, दोनों होते हैं, उसे सदिश वेक्टर कहते हैं। जैसे आपका हो गया विस्थापन, ठीक, जैसे आपका विस्थापन, फिर बल फोर्स, त्वरण, ठीक, वेग, ये सब क्या है सदिश राशियां। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक। तो कह रहा है कि एक ऐसी राशि, अब इसे तो देखिए, अगर ए पॉइंट ए है और ए बी है, ए आपको लिखा है एक ए और बी की ओ, तो ए बी के समान है, अतः ये एक सदिश राशि से ए बी से निरूपित करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, अर्थात यहां से यहां तक की जो लंबाई है, जो ये लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका परिमाण। परिमाण क्या बोलते हैं? परिमाण, जिसको इंग्लिश में आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, आप देख रहे हैं यहां से यहां, यानी इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहा है, अर्थात इसकी जो डायरेक्शन है इसको आप डिनोट करते हैं इससे। ये क्या बनाता है, जो एरो है यही इसकी क्या है डायरेक्शन अर्थात दिशा। ये क्या है इसकी दिशा, ठीक। चलिए, अब ये कह रहा है जो हमारा अगला पॉइंट है, ये कह रहा है आपका प्रारंभिक बिंदु, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां से सदिश प्रारंभ होता है उसे प्रारंभिक पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर हमने ए बी लिखा, ए है आपका ए है आपका बी, ए है आपका इनिशियल पॉइंट, यहीं से ये शुरुआत हो रहा है, जिसको आप बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक। अगर हम लोग इसको वेक्टर ए से डिनोट करें तो ये वेक्टर ए बी अर्थात वेक्टर ए बी की यहाँ पे अगर वैल्यू की आप बात करें कि यानी वेक्टर ए बी बराबर क्या लिखा है, वेक्टर ए, जो ए लिखा हुआ है ये इसका इनिशियल पॉइंट है अर्थात प्रारंभिक बिंदु, ठीक। और अंतिम बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु अर्थात टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कि जहां पे कोई भी वेक्टर, जहां पे एक खत्म होता है, यानी जहां पे एरो लगी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका एक क्या है टर्मिनल, यानी कि अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट अर्थात अंतिम बिंदु। अब आइए, करा सदिश का परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सदिश के प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु बी के बीच की दूरी को सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी से। जैसे आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ए लिखा है आपका ए लिखा है बी, तो जो इनके बीच की दिशा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थात यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ होगी, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परिमाण, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं इसका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि वेक्टर ए बी ए है, अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट किया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसी को आप लिखेंगे इससे,
इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक, अर्थात इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, अर्थात इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु, जिसको आप बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। कि बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक, जैसे सपोज करिए कि एक वेक्टर ए बी बराबर आपका लिखा है 5, हमने कुछ लगा दिया आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इसका मतलब आप लिखेंगे 5 आई कैप का मैग्नीट्यूड। तो इसमें जो ये लिखा है स्केलर क्वांटिटी, यही इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा, इसको हमने डिनोट कर दिया 5 आई कैप से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप कहेंगे इसका ये जो है, ये जो 5 है, यही इसका क्या है, परिमाण है। और इसको क्या आप लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इसकी क्या है, दिशा है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ गए। आइए अब देखिए, कह रहा है स्थित सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए स्थित सदिश का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक आपका लिखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप डिनोट करते हैं आई कैप से, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप से, और इसको हम लोग बोलते हैं के कैप। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे आई और ए क्या है, आपका ओ, ओरिजिन है, मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं आप ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक, अब इधर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका लिखा है आई कैप, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, जे कैप भी आपका क्या है, जे कामा के, ये भी क्या है आपका यूनिट वेक्टर, अर्थात इकाई सदिश है। इनकी डायरेक्शन, इनकी दिशा क्या होता है, वाई एवं जेड एक्सिस के सापेक्ष। ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए, ये कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मूल बिंदु है। यानी जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ओरिजिन है। क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट बात करेंगे, तो अर्थात इसका मतलब एक्स बराबर 0 है, इसका मतलब है आपका y बराबर 0, इसका मतलब है ए आपका z बराबर 0। ठीक, कोई एक वेरिएबल पॉइंट आपने चूज कर लिया p, जिसको o से आपने मिला दिया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु है, और ये जो लिखा है ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, अर्थात अंतिम बिंदु है। सपोज करिए इसको हमने p से डिनोट किया, इसका कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आपने डिनोट कर दिया एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस जो है, इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इस पर आपने ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये हो गया आपका वाई, और यहाँ से इस पर आपने ड्रॉप कर दिया, ये हो गया आपका जेड। ठीक, यहाँ पे तो कह रहा है यदि निर्देशांक में मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की निर्देशांक इतना हो, तो सदिश OP को, जिसका प्रारंभ बिंदु है तथा अंतिम बिंदु P है, का सदिश वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि वेक्टर OP बराबर
आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अर्थात फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, इसी को हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो इंटू के कैप। ठीक, इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यही हो जाता है आपका वेक्टर ओ पी बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक, तो ये हो जाता है सदिश वेक्टर, स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। ठीक, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अर्थात यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि वेक्टर ओपी जो है ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इधर भी आप मैग्नीट्यूड लगाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं यानी कि अंडर रूट आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट, यही हो जाएगा आपका वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अर्थात वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगर इसी में मान लीजिए 2D के बारे में हम लोग बात करते हैं, अगर सदिश वेक्टर दो एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक सपोज करिए आपका ए एक्स एक्सिस है और ए है आपका वाई एक्सिस, इधर हो जाएगा आपका एक्स डैश और इधर हो जाएगा आपका वाई डैश। ए है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये हो जाएगा आपका आई कैप, ये हो जाएगा आपका जे कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप। कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए, सपोज करिए ए। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक्स और ए हो जाएगा आपका वाई। ठीक, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु, अर्थात टर्मिनल पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप यहाँ से वेक्टर ओ ए बराबर लिखें तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक, अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में यानी कि वेक्टर ओ ए की डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सपोज करिए इसी को हमने लिख दिया वेक्टर ए, तो इसके यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करेंगे ए कैप से और ये हो जाएगा वेक्टर ए और इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा, जब वो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक, अगर थोड़ा सा इसको और डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यानी कि tan थीटा बराबर आप कहेंगे y अपॉन एक्स, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ से आप इसकी किस एंगल पे है, आप यहाँ से एंगल भी बता सकते हैं।
यानी कि ये जो वेक्टर ओ ए है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ वेक्टर ओ ए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अर्थात धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है। ठीक, चलिए अब इसी में अगर हम लोग चाहें तो अगर हम लोग यहाँ से इसको चाहें कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में लिखना चाहें, यानी कि ए एक्स है और ए आपका वाई है, एक इसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है, ए एंगल थीटा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बराबर आपका लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा एंड वाई बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, तो यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक, चलिए अब करा दिक् अनुपात। दिक् और अनुपात का मतलब ये होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा बिंदु P के निर्देशांक एल आर एम आर और एन आर है, तो एल आर को के समानुपाती है, एल आर को सदिश ओबी के दिन अनुपात कहते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने 3D ज्योमेट्री को आपने ड्रॉ किया, ये है आपका वेक्टर P, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस O और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। सपोज करिए कि अगर ये एंगल आपका है अल्फा और यहाँ से ए है बीटा और ए है आपका गामा, तो ए हो जाएगा आपका एक्स और ए हो जाएगा आपका वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं एक्स अपान मैग्नीट्यूड ऑफ OP। अगर इसी को हम लोग आर लिख दें तो एक्स बाई आर, तो यहाँ से एक्स बराबर लिख सकते हैं, और अगर इसको हमने यल डिनोट कर दिया तो एक्स बराबर लिख सकते हैं यल आर। इसी का यल आर को ही हम लोग बोलते हैं, अगर इसको एक नाम दे दिया जाए स्मॉल ए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका क्या है, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, और इसको ए बी सी से व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से आप यहाँ से कॉस बीटा बराबर निकालेंगे, कॉस गामा बराबर निकालेंगे, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा, यानी वाई बराबर हो जाएगा कॉस बीटा इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू आपका कॉस गामा, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा आर इंटू कॉस गामा। इसको हमने लिख दिया एन, उसको हमने लिख दिया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका कुछ इस टाइप का है। ठीक, यानी एक्स बराबर एल आर, इसको हमने यल लिख दिया, जैसे इसको हमने लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन को, इसको यल, एक कॉस बीटा को हमने लिख दिया एम और कॉस गामा को हमने लिख दिया एन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, और ये अगर इसमें कोई कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एल आर, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, जिसको ए और इसके साथ हम लोग अगर एम आर लिखेंगे तो इसको लिख देंगे बी और एन आर को हम लोग लिखेंगे सी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर तीन बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश दिए गए संरेख, अगर इसके यानी कोलिनियर है, यदि अगर एक तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, यानी कि अगर तीन पॉइंट हैं आपके पास, यानी कि पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट ए बी सी है, ये लिखा हुआ है, इसके स्थिति सदिश यानी कि ए हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी और ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर बी सी। ये क्या है, तीनों एक ही लाइन में 3R इन वन लाइन, अर्थात संरेख है। अगर ये संरेख हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि बस यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ जो लंबाई होगी यहाँ की यहाँ, इन लंबाई आपस में मान लीजिए
अगर इक्वल है, मान लीजिए लेमडा टाइम्स है, तो आप यहाँ से इसका मतलब लिखेंगे कि वेक्टर ए बी बराबर कर जाएगा लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी। तो यही कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन बिंदु जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी है, तो आप लिख सकते हैं बेसी बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर ए बी, या यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए बी बराबर आप लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी, जहाँ पे लेमडा क्या है, एक अदिश राशि, यानी कि लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि। ठीक, तो आप यहाँ से ए बी लिख सकते हैं कि यानी कि वेक्टर ए बी बराबर आप लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए सी, या वेक्टर बी सी बराबर आप लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए सी, या ए सी बराबर आप लिख सकते हैं म्यू टाइम्स वेक्टर ए बी। यानी कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, अगर उनके पोजीशन वेक्टर्स यानी सदिश राशि वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी लिखा गया है, इसको अगर आपने लिखा है वेक्टर ए सी, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी, या वेक्टर बी सी बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर ए बी, या ए बी बराबर वेक्टर ए बी बराबर लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए सी। ठीक, चलिए अब आइए कुछ हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। कह रहा दो सदिश ए और बी का अदिश गुणन क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए एक वेक्टर ए है, ये लिखा है ओ और ए पॉइंट ए, और ए लिखा है एक पॉइंट है बी, इसको वेक्टर ए से आपने डिनोट किया, इसको आपने वेक्टर बी से डिनोट किया। सपोज करो इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं कि अगर यहाँ से इसको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ए क्या हो जाएगा, ए यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यानी कि कॉस थीटा, ये मान लो यम है, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओ एम बाई ओ बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओ एम बराबर ओ बी कॉस थीटा, यानी कि ओ एम बराबर हो जाएगा ओ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लिखना चाहें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस ले लें, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल यानी कि कॉस थीटा। ठीक, अगर यहाँ से हम निकालना चाहें कि कॉस थीटा क्या होना चाहिए, तो अगर यहाँ से आप कॉस थीटा बराबर लिखना चाहें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, यहाँ से अगर आप कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखिए इसी बात को हम लोग चाहें, अगर सपोज करिए कि अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है, तो कह रहा है ए डॉट बी बराबर 0, अर्थात अगर ए वेक्टर ए है और 90 डिग्री पे ए वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और यही क्या है आपका थीटा है, तो अगर आप लिखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल कास 90 डिग्री। तो यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कास 90 का मान आप जानते हैं 0 डिग्री। कास 90 का मान क्या होता है 0। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए 0। ठीक, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको एंगल के टर्म में निकाल के सपोज करिए कि लेट, जैसे हमने माना दो वेक्टर, दो सदिश वेक्टर ए बराबर अगर आपका लिखा है a1 i के प्लस a2 j के प्लस लिखा है a3 k के, तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं वेक्टर ए डॉट बी, तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ए है आपका आई, ए ओरिजिन, ए है आपका जे और ए है आपका के, एक दूसरे के साथ क्या है, एक परपेंडिकुलर है, अर्थात एक दूसरे के साथ क्या है, लंबवत है।
तो अगर हम लोग लिखें आई डॉट जे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू आप लिखेंगे cos 90 डिग्री। तो यानी आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि आई डॉट जे बराबर 0। अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि जे डॉट आई, अगर हम लोग बात करें कि जे डॉट आई, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग आई डॉट आई की बात करें तो देखिए आई डॉट आई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B1, इसका ये हो जाएगा A2 B2 और ये हो जाएगा आपका A3 B3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल आपको नहीं पता है, यानी दो वेक्टर ए और बी हैं, वेक्टर ए बराबर लिखा है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3, इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं A1 A2 A3, और इसी को चाहें तो आप लिख सकते हैं B1 B2 B3। ठीक, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो यानी कि A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि वेक्टर ए की दिशा में बी का प्रक्षेप। कह रहा है अगर एक वेक्टर ए है, ये सपोज करिए कि पॉइंट ओ है, ए लिखा है वेक्टर ए, थीटा एंगल पे एक वेक्टर बी है। प्रक्षेप का मतलब अगर यहाँ से इस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो कह रहा है कि वेक्टर ए की दिशा में यानी वेक्टर बी का प्रक्षेप ऑन वेक्टर ए पे, ये हो जाएगा बी डॉट ए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिस पे निकालेंगे इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर दें, यानी इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट, ये लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी ये हो जाएगा वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज करिए इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप इसी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। ठीक, अब कर दो सदिशों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश प्रोडक्ट, इसको जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की साइन कुछ इस टाइप की होती है, अर्थात सपोज करिए एक वेक्टर ए है, एक थीटा एंगल पे एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी इसी को हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन एन कैप। तो ये देखिए कैसे निकलता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल, और इसमें यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है, जो ए क्रॉस बी होता है, अर्थात जो ए वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए वेक्टर ए और बी दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अर्थात दोनों पे लंबवत होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ए आपका लिखा हुआ है, सपोज करिए ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, तो जब अब इनके बीच का एंगल थीटा है, जब आप ए पे रख के ऐसे रोटेट करेंगे डायरेक्शन इसकी बाहर आएगी, अर्थात ए जो ए लाइन होगी, अर्थात इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, यही होगा आपका ए एन कैप। ठीक, चलिए, तो अगर ये दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अगर बोथ आर एक ही पैरेलल है, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी बराबर 0, बिकॉज इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। चलिए, अब ए क्रॉस बी को निकालने का एक और तरीका है, अगर दो वेक्टर दिया है ए और बी, वेक्टर ए बराबर लिखा है A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, बी बराबर लिखा है B1 I कैप B2 J कैप B3 K, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर I J के ऊपर लिख देंगे। अगर ए पहले लिखा है A1 A2 A3, फिर बाद में B1 B2 B3। अगर यहीं आप लिखना चाहें कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए,
तो आप पहले लिखेंगे आई जे के, ये तो पहले रहेगा ही। अब यहाँ पे b बराबर आप लिखेंगे b1 b2 b3, ये हो जाएगा a1 a2 a3। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें कि यानी कि वेक्टर a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस a, या आप लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस b बराबर माइनस टाइम्स वेक्टर b क्रॉस a। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर कोई समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, सपोज करिए कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये लिखा है ओ ए बी सी, ये लिखा है वेक्टर ए और ये लिखा है वेक्टर बी। तो समांतर चतुर्भुज अगर आपको निकालना है ए बी सी, तो इन दोनों वेक्टरों का क्या करिए आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के डायगोनल दिए, सपोज करिए इसके डायगोनल है, ये डायगोनल है आपका D1 और ये डायगोनल है आपका D2, तब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है एरिया, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी बराबर, तो इसमें आप 1/2 पहले कर दीजिएगा, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक, इनका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक। चलिए, कह रहा है ए और बी के लंबवत यूनिट वेक्टर, अर्थात अब कह रहा है एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक ऐसा वेक्टर बताना है कि जो दोनों पे लंबवत हो, इस पे भी और इस पे भी। इसका मतलब क्या है कि दोनों का आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों पे लंबवत जाने वाले वेक्टर मान लो सी है, तो इस सी कैप मिल जाएगा, ठीक। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर एक कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लीजिए वेक्टर लिखा है बी और ए लिखा है वेक्टर ए। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए और बी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए और उसका क्या ले लीजिए मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर कोई एक त्रिभुज दिया है जिसकी दो भुजाएं दिया है, तो अगर उसका हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/2 दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपने सदिश वेक्टर में देखा है कि बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के, इसमें हम लोग बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरी और विशिष्ट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।